30 करोड़ मिलते हैं बस इस लाइट हाउस की गार्ड करने के लिए। पर यार 1.2 मिलियन डॉलर मिलती है। बस आपको लाइट हाउस की देखभाल करनी होती है और कुछ नहीं। क्या आप इस जॉब को करना चाहेंगे? इस जॉब को करने की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई आपके ऊपर बॉस नहीं होगा। इस जगह के मालिक बस आप होंगे। जो दिल करे वो कर सकते हो। जब मन चाहे तब सो जाना, जब मन चाहे तब उठो, या जब मन चाहे तब फिशिंग करो। यहाँ पर अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। बिंदास जिंदगी होगी। बस आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट कभी बंद ना हो, वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। 30 करोड़ मिलते हैं बस एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। फ्रांस के ब्रिटेनी तट पर मौजूद जुमोन लाइट हाउस की गार्ड करने वाले को हर साल लगभग 1.2 मिलियन डॉलर मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर बस यहीं पे खत्म होती है और बुरी खबर यहीं से शुरू होती है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब है लाइट हाउस की गार्ड करना, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच बनी होती है। यहाँ एक बार आने के बाद आपकी दुनिया से आपका कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि यहाँ पर आपको दिन रात समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है और समुद्री लहरें जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मीनार तक टकराती है। ये तस्वीर हाल ही में लिया गया है। आप देख सकते हैं कि लाइट हाउस के अंदर में एक शख्स खड़ा है और इसके चारों तरफ समुद्री लहरें हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ऐसे ही कुछ खतरनाक लाइट हाउस में से एक है फ्रीडेंगर लाइट हाउस। यह आइसलैंड के समुद्र तट से 6 मील दूर 3 चट्टानों की सबसे ऊंची चोटी पर बनाई गई है। यहाँ पर 3 चट्टानें हैं, लेकिन 1949 में एक बेहद खड़ी और खतरनाक चट्टान के ऊपर इसे बनाया गया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र रास्ता है हेलीकॉप्टर। अगर आप भी किसी शांत जगह की तलाश में हो तो यह सबसे बेहतरीन जगह है। हाल ही में जुलाई 2015 में लाइट हाउस की मेंटेनेंस के लिए 6 वर्कर को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। उन्होंने यहाँ का दिल दहला देने वाले बातें को भी बताया। उन्होंने बताया कि सिर्फ चारों ओर पानी ही पानी है और उन लोगों ने वहाँ पर रात भी बिताया, लेकिन उनमें से किसी को भी नींद नहीं आया। वे वर्कर नेशनल ब्रॉडकास्ट में अपनी बातों को रखते हुए कहा कि वे जगह इतनी ऊंची थी कि कोई गिर जाए तो बीच में ही सांस अटक जाए, और जब दूरबीन से देखने पर नीचे सिर्फ जानलेवा व्हेल मछली ही तैरती हुई नजर आती थी जो एक बार में ही किसी को निगल ले। उन्होंने वहाँ का बस एक ही अच्छी बात को बताया कि इस लाइट हाउस की रोशनी की मदद से रात के अंधेरे में कोई भी पानी जहाजों को रास्ता ढूंढने में आसानी होती थी। तो क्या आप इस लाइट हाउस पे जाना चाहोगे? बस प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब जानने के बाद भी क्या इस जॉब को आप अप्लाई करना चाहोगे? क्या आप में है हिम्मत कि जॉब को आप कर पाओगे? कमेंट में जरूर बताना। वैसे इस अजीबो गरीब जॉब को देखने के बाद आपके भी दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा ही जलती रहनी चाहिए। तो ये सब जानने के लिए हमें जानना होगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई और क्यों। तो ये बात है एंशिएंट समय की, जब लोगों के पास चलने के लिए रोड नहीं हुआ करता था या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करती थी। उनके पास एक ही ऑप्शन थी, पानी के रास्ते, और उस समय सबसे बेस्ट साधन थी शिप, और ज्यादातर व्यापारी अपने व्यापार शिप से ही करते थे। और समुद्र इतने विशाल होते थे कि उन्हें समुद्र में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और जब रात का समय होता था तब जहाज को टकराने का भी खतरा होता था, क्योंकि इस बात का कोई खबर नहीं होती थी कि आगे क्या है। और इसलिए ही ज्यादातर व्यापारियों के जहाज रात के समय ही बड़े चट्टानों से टकराती थी और जहाज पलट जाती थी, जिनके वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान होता था। ये तो थी पहली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इससे भी बड़ी दूसरी प्रॉब्लम की। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि पैसिफिक ओशियन कितनी बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन को कहा जाता है, जो कि 63 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। अब ऐसे खुले आसमान के नीचे समुद्र में सेलर को पता नहीं होता था कि उनकी अगली जमीन कितनी दूर में होगी, क्योंकि उनके पास जीपीएस जैसी कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं थी, क्योंकि उस समय इन्वेंट नहीं हुई थी, और न ही सैटेलाइट या कंपास जैसी कोई भी सुविधा मौजूद नहीं हुआ करती थी। तो अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर वो लोग अपने रास्ते का पता कैसे लगाते थे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे में वो लोग दिन में सूरज को और रात में तारों को देखते हुए आगे बढ़ते थे अपनी मंजिल की ओर। और कुछ सेलर का ये भी कहना था कि कभी कभार तो रात के अंधेरे में आसमान में काले घने बादल छा जाते थे, जिसके बाद वो रास्ते से भटक जाते थे। तो ऐसे सब घटनाओं को देखते हुए एंशिएंट समय के राजा इस पर जोर देने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि शिप को नुकसान ना हो और चट्टान से भी बचाए और सेलर रास्ते से भी ना भटके। और मैं आपको बता दूं, ये वही समय था जब लाइट हाउस की इन्वेंट होने वाली थी। इजिप्ट, फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। एंशिएंट मिस्र में जब सेलर अपने जहाज पे आते थे
तो उन्हें किनारे तक आने में चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे कभी कभार जहाज को बहुत भारी नुकसान भी होती थी। जिसको देखते हुए वहां पर किनारे में लगभग 280 ईसा पूर्व में मिस्र के बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया के ठीक बाहर फारोस द्वीप पर बनाया गया था। हालांकि ये लाइट हाउस किनारे पे बनाई गई थी और इसी तरह लाइट हाउस की शुरुआत होती है। एक लाइट हाउस जिसके सहारे से सारे जहाजों को वहाँ पर रोशनी दिखाई जाती थी। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, जिसे अलेक्जेंड्रिया का फारोस भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि इसे अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस क्यों कहा जाता है। तो ये जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये बात 332 ईस्वी की है, जब सिकंदर ने फारसियों को हराया और मेम्फिस शहर पर कब्जा कर लिया, जो उस समय मिस्र की राजधानी थी। और मिस्र के वासियों ने सिकंदर को अपना नया राजा स्वीकार कर लिया और सिकंदर ने अपने नई सल्तनत बनाने के बाद राकोटिस के छोटी मछली पकड़ने वाले गांव को अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि यह गांव समुद्र के किनारे तट पर मौजूद थी, जिसके वजह से शहर तक व्यापारी माल ला सकते थे अपने जहाज से। और इसके बाद सिकंदर ने अपनी राजधानी का नाम चेंज करके अलेक्जेंड्रिया रख दिया और यह जगह समुद्र तट से सीधा हुआ करता था। और यहाँ पर पानी के नीचे छोटे छोटे बहुत सारे बिखरे हुए चट्टान हुआ करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी वजह थी कि यहाँ पर आने के बाद जहाज पलट जाती थी। और ये सबको देखते हुए बाकी सेलर भी इस जगह पे आना नहीं चाहते थे, खास करके उस समय जब रात होती थी। और उस समय ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। और फिर अचानक एक दिन सिकंदर का डेथ हो जाता है, जिसके बाद टोलेमी सोटर नामक शख्स ने इसके राज्य पर कब्जा कर लिया। और जो भी जहाज इसके शहर पर प्रवेश करने की कोशिश करती थी तो सेम इसी तरह का प्रॉब्लम उसे भी फेस करना पड़ता था। तो ये सब दिक्कतों को देखते हुए टोलेमी ने अपने मित्र सोस्टेट्स ऑफ कनिडस से पहला लाइट हाउस का डिजाइन बनवाया और यहीं से इसका नाम का शुरुआत होता है अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, जिसे कि अलेक्जेंड्रिया का फारोस भी कहा जाता है। और यह लाइट हाउस लगभग 450 फीट ऊंचा था और इसे हल्के रंग के पत्थर और पिघले हुए शीशे से बनाया गया था, ताकि दीवारें इतनी मजबूत बनाई जा सके कि वे टकराने वाले लहरों का सामना कर सके। और इसमें रात के समय में आग का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि रात के समय में आने वाले सेलर को रास्ता दिखाया जा सके। और कुछ लोगों का यह कहना था कि यह इतना प्रभावी था कि इसे समुद्र से 100 मील दूर से भी देखा जा सकता था। और फिर जैसे जैसे समय गुजरते गया वैसे वैसे आग जलाने के लिए नए नए तरीके अपनाते गए। लकड़ी जलाने वाली आग से लेकर कोयले और पिच और ओकम जैसे तक का इस्तेमाल किया गया ताकि बेहतर रोशनी मिल सके। यहाँ तक कि एक समय में दीपक और मोमबत्तियों की कतारें भी शामिल थी। यहाँ तक कि 1700 के दशक में स्पाइडर लैंप का भी इस्तेमाल किया जाता था। और जब दीपक का समय आया तो दीपक को जला के इसकी रोशनी को दूर तक पहुंचाने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे आज हम मिरर कहते हैं। मिरर को यहाँ पर इस तरह दिया जाता था कि यहाँ पर रोशनी जो है काफी दूर तक दिखे, और इस तरह से मोमबत्ती से 7 गुना ज्यादा रोशनी मिलने लगी और इसे काफी दूर तक चमक दिखती थी। और इसे लाड ऑयल जैसे ईंधन का उपयोग करके जलाया जाता था। और फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया बेहतर तकनीक को अपनाया जाने लगा। और फिर 19वीं सदी के अंत में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ और तब से अभी तक इलेक्ट्रिक बल्ब का ही इस्तेमाल होता आ रहा है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको जरा से भी जानकारी मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर करके हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।